बेटों की उम्र को लेकर विवाद हो गया है। अभी तक लोग ये जानते थे कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप हैं और छोटे तेजस्वी, लेकिन चुनाव आयोग के हलफनामे में ये खुलासा हुआ है कि तेजस्वी बड़े और तेज प्रताप छोटे हैं। लालू राबड़ी के 9 बेटे बेटियां हैं। 7 बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि दोनों बेटे कुंवारे हैं। अभी तक लोग यही जानते थे कि तेज प्रताप बड़े बेटे हैं और क्रिकेटर तेजस्वी छोटे बेटे, लेकिन चुनावी हलफनामे ने लालू परिवार को नए विवाद में डाल दिया है। तेजस्वी ने 3 अक्टूबर को राघोपुर से नामांकन का पर्चा दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने अपनी उम्र 26 साल बताई थी। आज तेज प्रताप ने महुआ से नामांकन दाखिल किया, जिसमें उन्होंने अपनी उम्र 25 साल बताई। हालांकि नामांकन के बाद तेज प्रताप तेजस्वी को छोटा भाई कहकर संबोधित करते दिखे। लालू यादव के बेटे तेजस्वी ने उम्र पर सफाई देते हुए एबीपी न्यूज से कहा, बड़े भाई तेज प्रताप का निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए वोटर आईडी कार्ड में उम्र गलत छापने की वजह से हलफनामे में वोटर आईडी कार्ड में छपी उम्र ही डालनी पड़ी। नियम के मुताबिक वोटर कार्ड पर इंगित उम्र ही हलफनामे में डालनी होती है। वोटर आईडी कार्ड की उम्र की सुधार के लिए आवेदन किया हुआ है, लेकिन अब तक इसमें सुधार नहीं हुआ है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। हमारे छोटे भाई तेजस्वी यादव जो राघोपुर विधानसभा से आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब ये 2 शब्द कुछ बोलेंगे। साफ है कि रिश्तों के इस ताने बाने में तेजस्वी छोटे और तेज प्रताप बड़े हैं। की डेब्यू जो है वो इस बार कर रहे हैं तेज प्रताप यादव, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नामांकन भरने आए हुए हैं लालू प्रसाद यादव के साथ उनके पिता यहाँ पर मौजूद हैं। भूला सिंह जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। नामांकन की प्रक्रिया आप देख सकते हैं कि इस वक्त चल रही है, और इस बार पहली बार वो चुनाव लड़ने वाले हैं। उनका पहला विधानसभा चुनाव जो है वो इस बार है। बता दें कि तेज प्रताप के साथ साथ उनके भाई तेजस्वी भी चुनाव लड़ रहे हैं राघोपुर से, जो कि आरजेडी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन तेज प्रताप जो है वो महुआ से लड़ रहे हैं। दोनों ही पहली बार चुनाव लड़ने वाले हैं। गोमांस विवाद का रंग धीरे धीरे बिहार चुनाव पर भी छाने लगा है। इसके लिए बीजेपी झूठ का भी सहारा ले रही है। बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने ऐलान किया है कि बिहार में सरकार बनी तो गौ हत्या पर बैन लगाएंगे। एक और गौ मांस खाने वाले लोग और दूसरी ओर गोवध पर पाबंदी लगाने वाले लोगों के बीच ये लड़ाई है। अब जनता को तय करना है कि गौ मांस वाले लोग चाहिए या उनको गोवध बंदी वाले लोग चाहिए। हालांकि हकीकत ये है कि बिहार में 1955 से गाय और बछड़े की हत्या पर बैन लगा हुआ है। द बिहार प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल्स एक्ट 1955 के तहत बिहार में गो हत्या पर रोक है। सवाल ये है कि जब बिहार में गो हत्या पर रोक लगी हुई है, तो आखिर सुशील मोदी सरकार बनने पर इसे बैन लगाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है? आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का पीएम मोदी पर हमला, कहा कलयुग का धृतराष्ट्र सिर्फ अंधा ही नहीं बल्कि गूंगा और बहरा भी है। लालू यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि हस्तिनापुर में बैठा कलयुगी धृतराष्ट्र न सिर्फ अंधा है बल्कि बहरा और गूंगा भी है। दुर्योधन को समाज तोड़ने के लिए नंगा नाच करने की खुली छूट है। ये धृतराष्ट्र अंदर से डरपोक है, दिखावे के लिए चिल्लाता है, जब बोलने की जरूरत होती है मौन धारण कर चुप कर बैठ जाता है। चुपचाप नरेंद्र मोदी दादरी के मामले में बैठे हुए हैं। ये सही घटना हुआ या गलत हुआ? प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बोले? बताओ, धृतराष्ट्र की तरफ देख रहे हो। यूपी के दादरी में गौमांस खाने की अफवाह के कारण अखलाक नामक शख्स की हत्या कर दी गई थी, लेकिन पीएम मोदी ने इस हत्याकांड पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। गोमांस विवाद में यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने दी गो भक्तों को चुनौती। कहा, बीफ बेचने वाले 5 स्टार होटलों को बाबरी मस्जिद की तरह तोड़ दें। क्या ये सही नहीं है कि 5 सितारा होटल का लाइसेंस की शर्त ये होती है कि बीफ और पोर्क भी उसमें शामिल हो? ये केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार नहीं देती है। एक तरफ तो आप कानून की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ आप 5 सितारा होटलों में गाय का गोश्त सप्लाई करते हैं। तो अगर खाने वालों का जुर्म है तो वो जगह भी मुजरिम है जहां ये पाप हो रहा है। यूपी के दादरी में गोमांस की अफवाह के बाद हुई अखलाक की मौत के बाद लगातार इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा है कि मोदी सरकार देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। वो इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये भूमिका उसकी तैयार हो रही है। भाई जाहिर है आपकी केंद्र में सरकार है और मोदी जी खामोश है। गुलाबी क्रांति का नारा देकर गुलाबी कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है।
इस इशू को क्या इंटरनेशनल फोरम पे ले जाएंगे ताकि क्योंकि केंद्र जी हम यूएनओ तक ले जाना चाहते हैं। हमने समय मांगा है उनसे मिलने के लिए। आजम खान ने संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र लिखकर बातचीत के लिए समय दिए जाने की मांग की है। यूपी के देवबंद के एसपी नेता और नगर पालिका अध्यक्ष माविया अली का बेहद आपत्तिजनक बयान। साध्वी प्राची और साक्षी महाराज के बारे में पूछे जाने पर कहा, ऐसे लोगों की हत्या कर देनी चाहिए। जो महाराज हैं, साक्षी महाराज हैं, उनको मार देना चाहिए। किस तरह की ऐसे लोग जो सिर्फ एक गाय के कटने पे लोगों को एक हैं कि उन्हें जान से मार देना चाहिए, उन्हें जान से मार दिया जाएगा तो क्या करेंगे? उन लोगों का हिंदुस्तान के अंदर जिंदा रहना बिल्कुल भी ठीक ही नहीं है। ऐसे लोगों का कत्ल होना जरूरी है। ऐसे लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए ताकि हिंदुस्तान का जो भाईचारा है वो कायम रहे, वो बना रहे। ऐसे भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान तनावपूर्ण माहौल को और बिगाड़ने का काम करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान पर साध्वी प्राची का बड़ा आरोप। कहा, मेरी हत्या करवाना चाहते हैं आजम। ये सब आजम खान के इशारे पर चल रहा है। कई बार मुझे धमकियां भी मिली, बहुत बार मेरे ऊपर हमले हुए, गाड़ी तोड़ दी गई। कोई बात नहीं, अगर समाजवादी पार्टी मेरी हत्या करानी चाहती है तो जिस चौराहे पर आजम खान को मेरी हत्या करनी है मैं पहुंच जाऊंगी। साध्वी प्राची ने यह आरोप इसलिए लगाया है क्योंकि देवबंद नगरपालिका अध्यक्ष और एसपी नेता माविया अली ने कहा है कि साध्वी प्राची और साक्षी महाराज की हत्या कर देनी चाहिए। साध्वी प्राची लगातार विवादास्पद बयान दिए जा रही हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब बात वाराणसी की, जहां पर भी हुआ है हंगामा। वाराणसी में साधुओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ हुए प्रदर्शन में हंगामा। 4 थाना क्षेत्रों में थोड़ी देर के लिए लगा रहा कर्फ्यू। हिंसा और आगजनी की ये तस्वीरें हैं वाराणसी की। गुस्साई भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पिछले दिनों वाराणसी में साधु संतों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज की घटना के विरोध में अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा में सैकड़ों साधु संतों के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस के विधायक और स्थानीय नागरिक भी शामिल थे। गौदोलिया इलाके में पहुंचने पर भीड़ उग्र हो गई और उसने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। तोड़फोड़ और आगजनी के बाद वाराणसी के कोतवाली, दशाश्वमेध चौक और लक्सा इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसे बाद में खोल दिया गया। 22 सितंबर को गणेश प्रतिमा के विसर्जन को लेकर वाराणसी के साधु संतों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई थी। इसी के विरोध में आज साधु संतों ने ये अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाली थी। मध्य प्रदेश के सिवनी में भी सांप्रदायिक तनाव, कर्फ्यू लगाया गया। आगजनी की तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की हैं। यहाँ तनाव के बाद बरघाट थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तनाव हुआ जब स्थानीय बीजेपी नेता कपूर चंद की हत्या के विरोध में आज लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। लोगों की मांग थी कि हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इसी बीच मस्जिद से आपत्तिजनक अनाउंसमेंट के बाद हालात बिगड़ गए और लोगों ने मस्जिद में पत्थरबाजी और आगजनी शुरू कर दी। आगजनी और हिंसा में कलेक्टर की गाड़ी भी तोड़ दी गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज सुपौल की एक चुनावी रैली में ये सवाल उठाया कि कभी पूरे देश पर राज करने वाला बिहार आज इतना पिछड़ क्यों गया है। सरस्वती का वरदान है, मेधा का वरदान, मगर आज दुर्भाग्य की बात है, बिहार कहाँ कितना पिछड़ गया। देखते हैं तो दिल में दर्द। बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र दिया, जिस बिहार ने हिंदुस्तान पर एक छत्र शासन किया, वो बिहार आज क्यों इतना पिछड़ गया। जाहिर है अमित शाह का निशाना राज्य की सरकारों पर था, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि 8 सालों तक उनकी भी पार्टी नीतीश कुमार के साथ सरकार में रही थी। बिहार के बीजेपी विधायक विक्रम कुंवर बीजेपी छोड़कर नीतीश की पार्टी जेडीयू में शामिल। कहा, बीजेपी जब टिकट बेच सकती है तो बिहार को भी बेच सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जब जो पार्टी टिकट बेच सकता है, जिस पार्टी का अध्यक्ष टिकट बेचवा सकता है, अच्छे लोगों का टिकट कटवा सकता है, वो पूरे बिहार को बेचने का काम करेगा। विक्रम कुंवर वही विधायक हैं जिन्होंने बिहार में बीजेपी के टिकट बेचे जाने का आरोप लगाया था। इससे पहले आरा से बीजेपी के सांसद और पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह भी ऐसा ही आरोप लगा चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यूपी में होने वाले उपचुनावों में उनकी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम घोषणा पत्र में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे वहां वो मीटिंग करके तब देखेंगे यूपी सरकार उन्हें रैली करने से कैसे रोक सकती है।
और मैं एबीपी प्रोग्राम में एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, उसको आप कैरी भी कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अब जब 2 बाई इलेक्शन होंगे मैं उसमें लड़ूंगा। इसलिए लड़ूंगा क्योंकि जब मुलायम सिंह मुझे उत्तर प्रदेश में पब्लिक मीटिंग करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, मैं देखता हूं कि कैसे रोकेंगे मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जब पब्लिक के तहत इलेक्शन होगा तो उनको मुझे परमिशन देना ही पड़ेगा उन 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से। 1 महीना 2 महीने होंगे, मैं लड़ूंगा इलेक्शन वहां पर जाकर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार बिहार के सीमांचल इलाके की 6 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। आय से अधिक संपत्ति के केस में फंसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग। बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर उठाई मांग। आय से अधिक संपत्ति के केस में फंसने के बाद हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। इस सिलसिले में आज बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वीरभद्र सिंह पर सीबीआई एफआईआर दर्ज कर चुकी है, इसलिए उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हाल ही में मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने वीरभद्र सिंह के 13 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। हिमाचल में मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र सिंह जी, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और कांग्रेस पार्टी करप्शन को कवर अप करने में चैंपियन रही है। कांग्रेस वीरभद्र सिंह के इस्तीफे से इनकार कर चुकी है। कांग्रेस ने सीबीआई पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका उनके साथ समझौते के लिए तैयार नहीं है। सोमनाथ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखी गई समझौते की पेशकश को लिपिका ने ठुकरा दिया है। पत्नी को यातना देने और हत्या के प्रयास के मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सोमनाथ का अपनी पत्नी के साथ घरेलू विवाद है जिसे मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई सोमनाथ की पत्नी लिपिका ने सोमनाथ के साथ किसी भी तरह के समझौते से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती को अपनी तरफ से जमानत देने से मना करते हुए कहा कि वो इसके लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाएं। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से कहा है कि सोमनाथ भारती की तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल होने पर वो उसका जल्द से जल्द निपटारा करे। बीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया का बेहद आपत्तिजनक बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की सरकार है, इसलिए वहां पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते हैं। प्रवीण तोगड़िया ने ये बातें राजस्थान के जोधपुर में कही। वहाँ तो ऐसी सरकार चल रही है मानो लगता है कि पाकिस्तान का राज्य है। भाजपा उसमें पाकिस्तान के झंडे दिख रहे हैं, आईसील के झंडे दिख रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बोल रहे हैं और ऐसा करने वालों को न पुलिस गिरफ्तार करती है न गोलियां मार रही है। तो ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ का शासन है या देश का शासन है, यह प्रश्न खड़ा होता है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अलग अलग 2 एनकाउंटर में सेना के 4 जवान शहीद हुए, जबकि एक मिलिटेंट भी मारा गया। मिलिटेंट्स के साथ एनकाउंटर की पहली घटना कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में हुई। यहां हफरोदा के जंगलों में मिलिटेंट्स की मौजूदगी के बाद सुरक्षा बलों ने इस इलाके को घेर लिया, जिसके बाद हुई गोलीबारी में सुरक्षा बलों के 4 जवान मारे गए। इससे पहले लोलाब में हुई एक मुठभेड़ में एक मिलिटेंट मारा गया। कल पुलवामा में एक मुठभेड़ में 2 मिलिटेंट मारे गए थे जो पाकिस्तान के रहने वाले थे और मिलिटेंट संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे।